अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको केपीके बेनेवलेंट फ़ंड के बारे में बताऊंगी। ये फ़ंड सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना के लिए है, जिसके ज़रिए इन्हें वजीफ़े, माली मामनत और दीगर सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगी कि ये फ़ंड कैसे हासिल किया जाता है, कौन कौन से कागजात ज़रूरी हैं और दरख्वास्त का पूरा तरीकाकार क्या है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। चले तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं हर पॉइंट के आपको एग्जाम्पल भी देती जाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल नंबर। ये वो नंबर है जो हर सरकारी मुलाजिम को उस वक्त दिया जाता है जबकि उसकी सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री होती है। ये नंबर आपके रिकॉर्ड में हर जगह इस्तेमाल होता है। इसे आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? अपने पे स्लिप पर देखें, ज्यादातर पे स्लिप के ऊपर या नीचे पर्सनल नंबर लिखा होता है। दूसरे नंबर पर आप अपने दफ्तर के अकाउंट्स या एडमिन सेक्शन से पूछ सकते हैं, वहाँ आपका सर्विस रिकॉर्ड मौजूद होता है, वो आपको फौरन बता देंगे। और तीसरे नंबर पर अगर आपके पास सर्विस बुक है अपनी, तो इस पर भी पर्सनल नंबर लिखा होता है। मतलब मैं आपको इसकी मिसाल देती चलूँ कि जब भी किसी सरकारी स्कूल में कोई टीचर लगता है, उसको जॉब मिलती है, तो उसके डिपार्टमेंट में उसे एक पर्सनल नंबर अलॉट किया जाता है। वही नंबर इसकी तनख्वाह, प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये पर्सनल नंबर होता है। या पोजीशन को बताता है। इससे पता चलता है कि आप किस हैसियत से काम कर रहे हैं, मतलब टीचर, क्लर्क या और कोई अगर आपका ओहदा है। चौथे नंबर पे आ जाता है पे स्केल। ये मुलाजिम की ग्रेड या तनख्वाह की सतह को जाहिर करता है। पाकिस्तान में इसको BPS कहा जाता है। मतलब एक जूनियर क्लर्क अगर BPS 11 में या एक लेक्चरार BPS 17 में है, मतलब आपका बेसिक पे स्केल क्या है वो आपने लिखना है। मतलब आप 15 में हो, 16 में हो, जो भी सरकारी मुलाजिम का ग्रेड है करंट, वो आपने लिखना है। पांचवें नंबर पे आ जाता है ऑफिस डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि आप किस दफ्तर या डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हेल्थ डिपार्टमेंट। फिर छठे नंबर पे आ जाता है, मजीद उन्होंने तफसील पूछी हुई है, पेरेंट डिपार्टमेंट। इसमें उन्होंने इफ अदर दैन सीरियल नंबर 5 के अलावा और मजीद तफसीलात पूछी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका असल या बड़ा डिपार्टमेंट, जिसे पेरेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, अगर वो ऑफिस डिपार्टमेंट से हट के है, जो 5वें सीरियल नंबर पे लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ लिखें। यानी आप अगर किसी ज़ेली दफ्तर या किसी और अदारे से जुड़े हुए हैं, जो कि मतलब आप इसे कह सकते हैं कि जो इसका बड़ा अदारा है वो लिखना है। मतलब मैं अगर आपको मिसाल दे दूं कि अगर आप गवर्नमेंट हाई स्कूल सवात में हैं, तो ऑफिस डिपार्टमेंट आपने लिखना है गवर्नमेंट हाई स्कूल सवात। फिर उसका पेरेंट डिपार्टमेंट क्या होगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर मैं आपको एक और मिसाल दूँ कि अगर आप DHQ हॉस्पिटल में हैं तो आप गवर्नमेंट मुलाजिम। अगर आपने ऑफिस डिपार्टमेंट लिखना है तो वो DHQ हॉस्पिटल होगा, तो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट क्या होगा? हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इस तरह आप इन दोनों पॉइंट्स को तफसील के साथ किस तरह बता सकते हैं और आपको समझ भी आ गई होगी। सातवें नंबर पे आ जाता है कि प्लेस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी की जगह क्या है। ये आपकी असल पोस्टिंग की जगह है जहां आप रोजाना ड्यूटी करते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्कूल जाते हैं तो अगर स्कूल का नाम पेशावर मॉडल स्कूल है, या अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो अगर स्कूल हॉस्पिटल का नाम DHQ अस्पताल मर्दान है। तो इस तरह से मैं आपको मिसाल देके बता रही हूँ। फिर आ जाता है कि शनाख्ती कार्ड नंबर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जो कि पाकिस्तानी को नादरा की तरफ से जारी किया जाता है। 9वें पॉइंट पे आपने मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर लिखना है, जिस पे करंट जो आपका नंबर चल रहा है और इस पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राब्ता हो सके। तो ये नंबर आपने बिल्कुल दुरुस्त और मौजूदा जो आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखना है। पॉइंट नंबर 10 से आपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ आपने स्टूडेंट का पूरा नाम लिखना है जिसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जा रहा है। फिर 11 पॉइंट पे कि आपकी वो क्लास जो आपने पास की है, आपने उस क्लास का लिखना है। मतलब आप 10th क्लास आपने पास की है, FSC पास की है, या आपने अपना ग्रेजुएशन हुई है, तो वो आपने पूरा लिख देना है कि कौन सी क्लास आपने पास की है। अब 12 पॉइंट पे आ जाता है कि एग्जाम पास्ड। यहाँ पे आपने बताना है कि बच्चे ने साइंस मज़ामीन में पास किया है या आर्ट्स में। मतलब आपने अपने सब्जेक्ट लिख देना है ना। और फिर मिसाल के तौर पे साइंस में है तो आप लिखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आर्ट्स में है तो आप लिखते हैं कि इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश। मतलब कौन से सब्जेक्ट्स उसने उस क्लास में रखे। फिर 13 पॉइंट पे आ जाता है डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये तारीख जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी के रिजल्ट कार्ड पर लिखी होती है कि कौन सा किस डेट पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ये अमूमन रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखी होती है। अब 14 पॉइंट पे आ जाता है कि आपने टोटल मार्क्स में से जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। मतलब बच्चे के हासिल करदा नंबर और कुल नंबर लिखने हैं। 15 पॉइंट पे आ जाता है कि परसेंटेज क्या है या CGPA क्या है। अगर आपने मैट्रिक, FA, FSC की है तो आप अपनी परसेंटेज लिख देंगे, और अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप अपना CGPA लिख देंगे। और फिर 16 पॉइंट पे आ जाता है कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। इसमें आपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जहाँ बच्चा ने पढ़ा है, ठीक है। और 17 पॉइंट पे आ जाता है कि एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है। इसमें आपने अदारे का मुकम्मल पता लिखना है ताकि तस्दीक मुकम्मल मुमकिन हो सके। अब 18 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है बैंक डिटेल्स। 18 पॉइंट पे पहले आपने अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। अकाउंट पर आपने मुलाजिम के नाम पे जो अकाउंट नंबर है बैंक का, आपने वो लिख देना है, ठीक है, जिस नाम पे उसका अकाउंट नंबर बना हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे आप सिंपल कह सकते हैं कि अकाउंट टाइटल आपने लिख देना है। फिर 19 पॉइंट पे आ जाता है IBN नंबर। IBN नंबर ये बैंक अकाउंट का इंटरनेशनल नंबर होता है, जो कि हर अकाउंट के साथ एक यूनिक होता है और ये 24 डिजिट्स का होता है। ये आपको अपने अकाउंट नंबर से ही मालूम हो जाएगा। फिर आ जाता है 20 नंबर पे कि आपका जो अकाउंट है वो किस बैंक में है। इसमें आपने अपना बैंक का नाम लिखना है, HBL में है, UBL में है, आपने सिंपल बैंक का नाम लिख देना है। फिर 21 पॉइंट पे आ जाता है कि जो बैंक है उसकी आपने ब्रांच कोड लिख देनी है। ब्रांच कोड जो हर ब्रांच के लिए अलग अलग उसका कोड होता है।
ये ब्रांच कोड आप अपने बैंक से मालूम कर सकते हैं कि आपकी सिटी का जो भी बैंक है उसके अंदर जो ब्रांच है किसी भी बैंक की, आप उसका उससे पता कर सकते हैं। फिर 22 पॉइंट पे आ जाता है कि ब्रांच का एड्रेस क्या है, वो आपने प्रॉपर ब्रांच का एड्रेस लिख देना है। वो भी अगर आपको अगर सही नहीं पता तो आप अपने बैंक से डायरेक्टली उनसे पता कर लें, फ़ोन करके पूछ लें, तो वो एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मगर आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियर और बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर नीचे आ जाता है कि बैंक स्टैम्प विद ब्रांच कोड। यहाँ बैंक वाले अपनी ऑफिशियल मोहर लगाएंगे और ब्रांच कोड दर्ज कर देंगे, मतलब आपको ये फॉर्म बैंक भी लेके जाना होगा ताकि आपकी वहाँ इन तमाम चीज़ों की तस्दीक हो सके। फिर आ जाता है कि जो बैंक मैनेजर है उसकी सिग्नेचर कराने हैं। फॉर्म को मुकम्मल करने के बाद बैंक मैनेजर अपने दस्तखत करेंगे ताकि फॉर्म की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो सके। तो ये तमाम पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इनका कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन फॉर्म के लिए। ये पहले पेज पर उन्होंने लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 2 को सफ़ा नंबर 1 की पुष्ट पर प्रिंट कराएं। इसका मतलब ये है कि दोनों फॉर्म्स दोनों जो ये सफ़े हैं आपने इनको बैक एंड फ्रंट प्रिंट करा लेना है, सिंपल। फिर नेक्स्ट आ जाता है सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्लीकेंट एंड स्टूडेंट। ये सर्टिफिकेट दरअसल एक किस्म का हलफनामा और मतलब वादा होता है जिसमें ये बातें लिखी गई हैं कि मैं हुकूमत के पीके का मुलाजिम हूँ, जो मालूमात मैंने इस फॉर्म में दी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। अगर मैंने जानबूझकर गलत बयानी की है, कोई चीज़ छुपाई है या एक ही तालिब इल्म के लिए दोबारा केस जमा करवाया है तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आखिर में तालिब इल्म और सरकारी मुलाजिम दोनों को अपने अपने दस्तखत करने हैं। मतलब आसान अल्फाज में ये वाला जो पैराग्राफ है ये सच्चाई की तस्दीक करता है कि सब मालूमात दुरुस्त हैं। के बाद हमारे पास आ जाता है सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कंसर्न। ये सर्टिफिकेट दरअसल अदारे के सरबराह प्रिंसिपल हेड की तरफ से तस्दीक होती है कि इस अदारे के रिकॉर्ड के मुताबिक के फॉर्म नंबर 10 से 17 तक की तमाम मालूमात दुरुस्त हैं। तालिब इल्म ने अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी के फ़ानी इम्तहान में इतने ही नंबर हासिल किए हैं, इम्तहान का नतीजा फलां तारीख को जारी किया गया। आखिर में अदारे के सरबराह के दस्तखत और सरकारी मोहर लगेगी, मतलब जो इंस्टीट्यूट की स्टैंप है वो भी लगेगी और जो प्रिंसिपल हेड है उनके सिग्नेचर भी होंगे। आसान अल्फाज में इसको मैं बताऊँ तो ये है कि अदारा ये तस्दीक करता है कि फॉर्म में लिखी गई तलीमी तफसील दुरुस्त है। फिर हमारे पास आ जाता है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न, मतलब सरकारी मुलाजिम है, उसने अपने डिपार्टमेंट से इसको वेरीफाई करवाना है। इसके अंदर सादा सी बातें ये लिखी हुई है कि दरख्वास्त देने वाला के पीके हुकूमत का मुलाजिम है, वो बाकायदगी से बेनुलन फंड में हिस्सा डालता है। दरख्वास्त में दी गई तमाम तफसीलात इस दफ्तर के रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त है। तालिब इल्म का केस बिल्कुल हकीकी है, इससे पहले इस तालिब इल्म के लिए मेरिट स्कॉलरशिप का कोई केस जमा नहीं करवाया गया। आखिर में डिपार्टमेंट के सरबराह के दस्तखत और सरकारी मोहर लगेगी। सादा अल्फाज में मैं आपको एक बात दोबारा बता दूं, डिपार्टमेंट ये तस्दीक करता है कि सरकार की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो मतलब इस बात की तस्दीक करता है कि वो सरकारी मुलाजिम है, फंड में ये हिस्सा देता है और मतलब फॉर्म में लिखी गई तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। तो ये मैंने इसलिए बोला है ताकि आपको भी क्लैरिफाई हो जाए कि इस पैराग्राफ में लिखा क्या है और आपने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल दुरुस्त देनी है, और इसलिए उन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन भी मांगी हुई है। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री चेकलिस्ट मांगी है, ज़रूरी कागजात की लिस्ट, ठीक है। फॉर्म के साथ ये दस्तावेज आपने ज़रूरी लगाने हैं। इसमें आ जाती है पे रोल, मतलब जो सैलरी स्लिप है उसकी आपने कॉपी ज़रूर लगानी है। डीएमसी, अगर आपका मैट्रिक या एफएससी एफए का रिजल्ट कार्ड है तो आपने उसका जो ओरिजिनल जो मार्कशीट की तफसील है वो लगानी है। अगर बीएस की है तो आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डीएमसी होता है जो आप जिसके लिए अप्लाई करते हो, फिर वो आपको तकरीबन 15 या 1 महीने में मिल जाता है, तो आपने वो लगानी है, मतलब प्रॉपर मार्कशीट लगानी है। फिर CNIC की कॉपी लगानी है आपने। फिर चौथे नंबर पर उन्होंने ग्रेड कन्वर्जन या इक्विवेलेंट या परसेंटेज सर्टिफिकेट होता है कि आपने मैट्रिक की तालीम इतनी हासिल की हुई है, 12 तक तालीम हासिल की हुई है। फिर जैसे बीएस में होता है कि आपने आपकी जो CGPA है उसकी कन्वर्जन होती है कि आपकी 3.99 पे इतनी परसेंटेज बन रही है, आपकी 3.5 पे इतनी परसेंटेज बन रही है, और फिर वो उस तरह मार्क्स और GPA और CGPA के वाले से एक प्रॉपर उन्होंने सर्टिफिकेट या ग्रेड कन्वर्जन का प्रॉपर बनाया होता है। और ये वाली जो तफसील है ये आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में तो आप डायरेक्टली स्टूडेंट अफेयर्स मैनेजर के पास जाएँ तो वो आपको आसानी से दे सकता है। अगर आपकी देखा जाए तो आप जो DMC होता है तो उसके बैक पेज पे लगाई होता है, और तीसरे नंबर पर आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। तो ये वाला जो काम है ये आप सिंपल अपने अदारे जाएँ, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो उन्हें ये कहें तो आपको आराम से दे देते हैं, ठीक है। और फिर 5वें नंबर पे उन्होंने दोबारा से वही IBN मतलब उन्होंने कहा है कि आप वो दें, और उन्होंने कहा है कि आप अकाउंट नंबर या IBN दें, या जो क्रॉस चेक लीफ जो है कि एक जिस बंदे का अकाउंट नंबर होता है या अकाउंट बना हुआ होता है तो वो उसके पास एक चेक बुक होती है, उसमें से एक पेज उखाड़ें चेक बुक का, उसके ऊपर 2 लाइनें क्रॉस के लगाएं तो उस चेक के ऊपर आपका वो लिखा होता है, अकाउंट नंबर भी लिखा होता है और वो बन जाता है। तो क्रॉस चेक लीफ वही होता है कि आप एक चेक लें, उसे दोनों तरफ से क्रॉस करें और वो होता है। और फिर अहम नोट पे उन्होंने कह दिया कि अगर फॉर्म नामुकम्मल देर से जमा हो या डिपार्टमेंट के जरिए ना आए तो कबूल नहीं होगा। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त सिर्फ इसी साल के लिए प्रोसेस होगी, जैसे 2025 का ये फॉर्म है तो इसी के लिए होगी, जो फॉर्म के ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है, आप शुरू में देख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा है स्कॉलरशिप सिर्फ फाइनल इम्तहानात के लिए दी जाएगी, बीच के इम्तहानात के लिए नहीं है। सिंपल ये मैंने आपको उर्दू में बता दिया है ताकि आपके लिए आसानी रहे। इस तरह ये फॉर्म मुकम्मल हो जाता है, और ये मैंने आपको पूरा तरीकाकार बता दिया है किस तरह आप इस KP के बेनेवलेंट फंड मेरिट स्कॉलरशिप को के फॉर्म को फिल कर सके हैं। और ये भी याद रखें कि फॉर्म के साथ साथ तमाम जरूरी दस्तावेज और जितनी भी चेक लिस्ट है ये लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है कबूल नहीं होगी। और एंड पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके काम आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी और अगर क्यूरी रह गई हो पूछने वाली तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको 1 या 2 दिन में जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।